हेलो स्टूडेंट्स, आज हम खिलजी साम्राज्यवाद के बारे में बात करेंगे। तुर्क साम्राज्य के पतन के पश्चात बलबन के उत्तराधिकारियों में कोई भी उस राजवंश की सत्ता को चलाने की योग्यता नहीं रखता था। धीरे धीरे तुर्क राजवंश के उत्तराधिकारी अपनी राजसत्ता से दूर होते चले गए और खिलजी राजवंश की स्थापना होती है। आज हम खिलजी साम्राज्यवाद के बारे में बात करेंगे। खिलजियों की उत्पत्ति के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखें कि इस राजवंश के बारे में हमारी जानकारी के स्रोत जो कुछ इतिहासकार हैं उनके कुछ नाम प्रसिद्ध हैं। जिन इतिहासकारों की लेखनी और उनके सोर्सेज से हमें तत्कालीन समय की जानकारी मिलती है, उनमें सर्वप्रमुख है जियाउद्दीन बर्नी, निज़ामुद्दीन अहमद, बदायूनी, फरिश्ता, तबकाते नासिरी के प्रसिद्ध अनुवादक रेवर्टी और डॉक्टर के.एस. लाल भी इसके बारे में, इस राजवंश के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देते हैं। इन सभी इतिहासकारों के मतानुसार अगर हम निष्कर्ष निकालें तो कहा जा सकता है कि खिलजी तुर्क थे, किंतु दीर्घ काल से अफगानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। इसी कारण वे तुर्कों की अपेक्षा अफगान समझे जाने लगे। खिलजी साम्राज्यवाद में सबसे पहले हमें इतिहास में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है, जिसने 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक शासन किया। हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में अब हम बात करेंगे। जलालुद्दीन खिलजी का प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोहण कब हुआ और कैसा प्रारंभिक जीवन उसका रहा। जलालुद्दीन खिलजी के जीवन की प्रारंभिक घटनाओं के बारे में उनके समकालीन ग्रंथों से कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं होती। केवल इतना ही मालूम होता है कि वह बलबन के राज्यकाल में सैनिक सेवा में था और बलबन ने जिन सेना नायकों को उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था उनमें एक जलालुद्दीन भी था। जलालुद्दीन एक जन्मजात सैनिक था और उसने उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोलों से अनेक युद्ध किए थे। एक गैर तुर्की अमीर की इतनी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति से दरबार में उसके बढ़ते हुए प्रभाव से तुर्की अमीर उसके विरोधी हो गए। फलस्वरूप दिल्ली दरबार दो दलों में विभक्त हो गया था और लेकिन इसके बाद इसका विरोध बढ़ता ही चला गया, किंतु अंततः यह उल्लेख मिलता है कि कैकुबाद का वध करवाकर वह स्वयं सुल्तान बन गया। उसका राज्यारोहण 1290 ईस्वी में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलूगरी के महल में हुआ और उसने सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की उपाधि धारण की। डॉक्टर के.एस. लाल ने खिलजी राजवंश के सत्ता के आगमन को केवल वंश परिवर्तन ही नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसको खिलजी क्रांति के नाम से इतिहास में पुकारा है और इसका महत्व भी बताया है। खिलजी क्रांति जो थी, परिणाम स्वरूप न केवल नवीन राजवंश का उदय हुआ, बल्कि उसने निरंतर विजयों, कूटनीति में असाधारण प्रयोगों और अतुलनीय साहित्यिक क्रियाकलापों के एक युग को जन्म दिया। समय बीतने के साथ साथ खिलजी शासन बल प्राप्त करता चला गया। जलालुद्दीन ने अपनी दयालुता और उदारता से लोगों का विश्वास प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे दिल्ली के लोगों ने उसे नए सुल्तान के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह समय बीतने के साथ जलालुद्दीन खिलजी की पकड़
दिल्ली पर भी बढ़ती चली गई। सुल्तान की अतिशय नम्रता का षड्यंत्रकारी तत्वों ने पूर्ण लाभ उठाया, क्योंकि वो बड़ा भावुक हो जाता था और कभी कभी अजीब सी दया दिखा देता था। तो क्या हुआ कि षड्यंत्रकारी तत्वों ने इसका पूरा लाभ उठाया। उसके विरुद्ध राजधानी में और राजधानी के बाहर षड्यंत्र रचे जाने लगे और राज्यारोहण के केवल 2 माह पश्चात ही मलिक छज्जू ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अगस्त 1290 ईस्वी में कड़ा के गवर्नर मलिक छज्जू ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। बदायूं के निकट विद्रोहियों को पराजित करके मलिक छज्जू और उसके समर्थकों को सुल्तान ने बंदी बना लिया। विद्रोही बिना किसी दंड के और ससम्मान मुक्त कर दिए गए और मलिक छज्जू को अरकली खां की देखरेख में मुल्तान भेज दिया गया और कड़ा तथा मानिकपुर की सूबेदारी सुल्तान ने अपने भतीजे अलाउद्दीन को दे दी। अब हम देखते हैं कि मलिक छज्जू के विरुद्ध जो उसने विद्रोह को शांत किया और इसके पश्चात बड़ी दया दिखाई, इससे दरबारियों में आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और मलिक छज्जू के प्रति जो उसने ससम्मान उसे उसके बिना दंड दिए ससम्मान मुक्त किया, इसकी वजह से जनता में उसके प्रति एक बड़ी अजीब सी मानसिकता बनी और इससे कई और षड्यंत्रकारियों का भी उसके प्रति षड्यंत्र करने का मानस बना। आगे हम इतिहास में पढ़ते हैं कि सिद्दी मौला ने भी जलालुद्दीन की उदार नीति से विचलित होने के एक उदाहरण हमें और भी मिलता है कि सिद्दी मौला ने भी उसके विरुद्ध विद्रोह किया। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार सिद्दी मौला एक संत था और वह बलबन के शासनकाल में दिल्ली आकर रहने लगा। सिद्धि के कार्यकलाप, लेकिन वह राजनेताओं से मिलता था, बहुत अधिक धन संपदा थी उसके पास, संत के जैसे कोई लक्षण नजर नहीं आते थे और सिद्दी मौला के कार्यकलाप यह सिद्ध करते थे कि वह सही अर्थों में संत नहीं था। वह नाम और प्रसिद्धि का आकांक्षी था और खुलकर मालिकों और अमीरों से मित्रता रखता था तथा राजनीति पर चर्चा करता था। कुछ लोगों ने तो स्वर्गीय सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की पुत्री का विवाह सिद्दी मौला से करके तथा जलालुद्दीन का वध करने के बाद उसे सिंहासन पर बिठाने का षड्यंत्र रचा, किंतु इस षड्यंत्र का भेद खुल गया और सुल्तान ने सिद्दी मौला सहित सभी षड्यंत्रकारियों को बंदी बनाकर अपने सामने बुलाया और वे अमीर जिन पर इस षड्यंत्र में सम्मिलित रहने का संदेह किया गया था, विभिन्न स्थानों को निष्कासित कर दिए गए और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। सिद्दी मौला को सुल्तान ने अपने सामने ही हाथी से कुचलवाकर मरवा डाला। इतिहासकार इस संदर्भ में भी बड़े अजीब अपने तथ्य लिखते हैं कि एक संत या फकीर की मृत्यु के कारण राज्य में अनावृष्टि अतिवृष्टि होने लगी। जो कुछ भी था, इतिहास में ये भी एक मतभेद का विषय बना रहा। अब हम जलालुद्दीन के सैनिक अभियान के बारे में बात करते हैं। जलालुद्दीन ने अपना पहला सैनिक अभियान 1291 ईस्वी में यानी कि 1291 में रणथंबोर के खिलाफ किया। इस समय रणथंबोर का शासक हमीर देव था और रणथंबोर पर आक्रमण करने से पहले जलालुद्दीन ने उसकी सीमा पर स्थित झाइन के किले पर आक्रमण किया और अधिकार किया। रणथंबोर पर आक्रमण से विजय प्राप्त करने के पश्चात उसे मंगोल सेना का पंजाब में सामना करना पड़ा और मंगोलों को रोकने में भी वह आगे बढ़ा। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी इस युद्ध में मंगोलों को जलालुद्दीन ने बुरी तरह से पराजित किया, इसका वर्णन करते हैं और मंगोलों ने जलालुद्दीन से संधि कर ली।
1292 ईस्वी के अंत में जलालुद्दीन का मंडोर पर आक्रमण हुआ। उस पर उसने सरलता से अधिकार कर लिया। इसके अलावा जलालुद्दीन के समय में 2 और सैनिक अभियान उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए, जो बिलसा और देवगिरी के युद्ध थे। बिलसा में अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में स्थित देवगिरी की प्रचुर संपत्ति के संबंध में अनेक कहानियां इतिहास में मिलती है। उसने देवगिरी पर आक्रमण करके वहां की अतुल संपदा को प्राप्त करने का निश्चय किया, लेकिन इस योजना को गुप्त रखा गया और अंततः देवगिरी से उसने विजय प्राप्त की और इतना अधिक खजाना प्राप्त किया कि उसे देखकर उसके समकालीन लोग चकित हो गए। क्योंकि अलाउद्दीन ने सुल्तान की अनुमति लिए बिना ही देवगिरी पर आक्रमण किया था, अतः वहां से अथाह धन संपत्ति जो लूट कर लाया था उसे शाही कोष में जमा नहीं करवाया और अलाउद्दीन के कई सैनिक जो थे उन्होंने जलालुद्दीन से अलाउद्दीन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को ससम्मान आमंत्रित किया और कड़ा पहुंचने पर उसने अपनी षड्यंत्र के कारण जलालुद्दीन की हत्या कर दी और इस प्रकार 20 जुलाई 1296 के दिन जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई। इसके पश्चात अलाउद्दीन ने शाही छत्र अपने सिर पर धारण करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। धन्यवाद छात्राओं। आगे हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए